हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं DKP स्कूल चैनल पर एक साइंस का बेहतरीन वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से आपको लगभग एक क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। तो समझ लेते हैं गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण मैंने बताया था, गोली दर्पण क्या होता है। एक खोखला कांच का गोला, उसका एक हिस्सा काट दें और काटने के बाद हमें किस तरीके का मिलेगा, एक ऐसे झुकी हुई प्लेट टाइप की ऐसी मिल जाएगी। तो एक तरफ हम लोग पेंट कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक गोली दर्पण मिलता है। गोली दर्पण मैंने बताए थे आपको दो तरीके के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। डिटेल में अगर देखना है तो पिछला वीडियो देखिए जाके साइंस का, और मैथ पढ़ने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के साथ यहाँ पर आपको चैप्टर कराया जाएगा। तो आज हम समझते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। जब तक ये परिभाषाएं नहीं समझेंगे इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं आने वाला। आने के लिए तो आ जाएगा, आप रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना एक अलग चीज़ होती है। एक बार समझ लिया तो देर तक याद रहेगा और आप पेपर में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जब एक ऐसे बड़ा सा गोला होगा, उसका इतना हिस्सा काट लिया, बाहर की तरफ हमने ये डॉट डॉट लगाई, पेंट कर दिया, तो बन जाता है अवतल दर्पण। इसी को घुमा के रख दो, अगर अंदर की तरफ हम पेंट करें, ऐसे गोला रहा होगा एक बड़ा सा, अंदर की तरफ हमने पेमेंट क्या करा, पेंट करा, तो हमें मिल जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इन दर्पणों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखो क्या है, आप समझोगे क्या लिखना है यहाँ पे। जो दर्पण होता है, दर्पण के बीचों बीच का जो बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण के बीचों बीच का जो बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है। क्या लिखा है, तुमने अपने कॉपी में पढ़ो। गोली दर्पण के प्राप्त तक के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो बीचों बीच का मतलब, अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे, गोलीय दर्पण की परावर्तक तल जहाँ से मतलब किरणें टकरा के लौटती है, इस तल के मध्य बिंदु, देखो बीचों बीच का यानी कि मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में दर्पण का ध्रुव ये है P, बीचों बीच है यहाँ पे। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में दर्पण का ध्रुव का है ये P। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी हेडिंग समझते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं, किससे, C से। तो ये जो दर्पण है इसमें यहाँ पर ये C है, तो ये जो है ये है वक्रता केंद्र। जैसे कि पूरा गोला होता इतना बड़ा, जो इस गोले का केंद्र होता वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा, समझ लो। तो वक्रता त्रिज्या, अब हम जान गए ये दर्पण C दर्पण का वक्रता केंद्र है, तो हमें त्रिज्या पता करनी है। तो ध्रुव भी पता चल गया P है, तो P से लेके C तक की दूरी, P से लेके यहाँ तक नाप लो, जितनी आएगी वही होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जितनी आए वही होती है वक्रता त्रिज्या। तो मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर आई तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन P से लेके C तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं R का मतलब ये वक्रता त्रिज्या है P से C तक कितनी है ना, ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक कितना नाप के निकले, तो हम समझ गए वक्रता त्रिज्या। अब समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है, जो अपना वक्रता त्रिज्या है और जो ध्रुव है, ठीक है, इस C को और P से मिलाएं तो एक लाइन मिलेगी, हमें एक रेखा मिलेगी। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे बेटा, मुख्य। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा। तो
तो जब सी को हम पी से मिलाएंगे तो एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा मिलेगी। तो सीधी रेखा, उसी जो सीधी लाइन मिल रही है वैसी का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हम समझेंगे मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस को फोकस भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको हम लोग एफ से बताते हैं। तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हमें मिलेगा एफ, वही होगा क्या? फोकस। क्या लिखा है उसमें पढ़ो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस। तो एक और तरीके से समझ लो, क्या समझना है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष तो ये रही लाइन, इसके समांतर है ना जो भी लाइन आई, जो भी मान लो यहाँ से किसी ने टॉर्च डाली तो ये टकराई और ये जाएगी कहाँ से? ये फोकस से होकर जाएगी। फोकस से इधर से आए मुख्य अक्ष, जैसी मुख्य अक्ष है उसी के समांतर आए तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस। फोकस से। फिर से अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई फिर से कहाँ से जाएगी? फिर से फोकस से जाएगी, यहीं से जाएगी। फिर से यहाँ से आई, कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के फोकस से। फिर से आई, कहाँ से जाएगी? फोकस। जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तब ये काम करेगा। तो अगर हमारी ऐसे सीधी लाइन आएगी, सीधी प्रकाश की किरण आएगी तो वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी, एफ से, मुख्य फोकस से, है ना। इसी तरीके से अगर उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में हम लोग किस तरफ से प्रकाश डालेंगे बताओ? इधर से कि इधर से? इधर तो पेंट है तो इधर से थोड़ी ना डालेंगे, इधर है चिकना तो है ना, तो इधर से आएगी फिर आपकी। मान के चलो सरने का मुख्य अक्ष तो ये होगी इसके लिए। अब प्रकाश तो इधर से ही डाला जाएगा बेटा, ऐसे। अब यहाँ लगा है पेंट, क्या लगा है? तो पार तो कर नहीं पाएगी, पार कर जाएगी तो परावर्तन कहाँ होगा? तो ये क्या करेगी? टकराने के बाद लौटेगी। क्या करेगी? ऐसे आई लौटेगी। आपने तो सरकार करी मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी समांतर किरण है तो ये पार नहीं कर पा रही। अगर कोई यहाँ से इसे देखेगा तो ये ऐसे लगेगी कि वो ये यहाँ से आ रही है मुख्य फोकस से ना, तो उसको क्या लगेगा? ये फोकस से होकर फोकस से होकर आ रही है। आ तो यहाँ से टकरा के जा रही है, लेकिन कोई जब यहाँ से देखेगा तो उसे क्या लगता है कि ये फोकस से होकर आ रही है। लेकिन फोकस से होकर कैसे आएगी? वो आती हुई दिखाई पड़ती, सचमुच तो नहीं आ रही। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा अंतर हो जाता है। इसमें सचमुच फोकस से जाएगी और उत्तल में आती हुई समझ में आएगी, है ना। तो ये हमने समझ लिया फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही किरण आएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। अब हम समझते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से बताते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं ना। तो क्या लिखा है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, पी से लेकर एफ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यहाँ पे कितनी होगी? ये वाली, पी से लेके एफ तक की इतनी दूरी जो होगी ये होगी फोकस दूरी बेटा। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? वक्रता त्रिज्या अगर 6 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? आधी। आधी मतलब 3। वक्रता त्रिज्या अगर है 5 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो ये समझना पड़ेगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यहीं पर एक सूत्र निकल के आता है, फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये सूत्र आपको लिख लेना होगा। फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। आधी होती है तभी तो 2 का भाग लगेगा। ये भी समझ लिया फोकस दूरी। फोकस दूरी समझ ली। अब हम समझेंगे फोकस तल। जब इन चीज़ों को समझ जाएंगे ना तभी तो कुछ आगे चैप्टर में कर पाएंगे।
तो फोकस तल क्या होता है, जो हमारा फोकस होता है ना। अभी तो ये बोर्ड में बना है, सचमुच में कैसा होगा, आपके सामने ऐसा दर्पण होगा और यहाँ से ऐसी लाइन होगी, वो होगी मुख्य अक्ष, है ना। और यहाँ कहीं फोकस होगा और बीच में क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो फोकस के सामने कोई ऐसा एक पेज रख दो तो वो लंबवत हो गया, तो वो होगा फोकस तल। अब इसमें कैसे समझेंगे, मान लो ये दर्पण रखा है, ये है मुख्य, मेरा हाथ है ना झुका हुआ, इसको हाथ को मान लो ये दर्पण है, ठीक है, और ये आ रही मुख्य, इस मार्कर को मानो ये दर्पण का तल है, फोकस तल, क्योंकि फोकस के सीधा लंबवत है ना। इस तरीके से होगा, फोकस के लंबवत जो तल होता है वही होता है फोकस तल होता है, ठीक है। अब लास्ट देखेंगे दर्पण का द्वारक। क्या, दर्पण का द्वारक। जो दर्पण का व्यास होगा M1 से लेके M2 तक, ये पूरा, ठीक है। तो ये नहीं यहाँ से लेके सीधी लाइन खींचो, M1 से लेके M2 तक ऐसी जो लाइन आएगी ये होगी दर्पण का द्वारक। यानी एक तरीके से मानो कि दर्पण कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा दर्पण का व्यासक। व्यासक नहीं, व्यास है ना, M1 से M2 तक। तो आशा है बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आती हैं, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके आगे हम लोग अभी और भी बेहतरीन टॉपिक आपको समझाएंगे, हर एक चैप्टर मैथ का और साइंस का यहीं पर आपको करा देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।